नमस्कार साथियों, अपना संज्ञा वाला टॉपिक हो गया खत्म। ठीक है, और संज्ञा क्या थी? संज्ञा थी विकारी। ठीक, अब जो विकारी संज्ञा थी, इस विकारी संज्ञा में कहने का मतलब ये कि जो संज्ञा है वो एक विकारी शब्द है, और जो विकारी शब्द है तो उसमें क्या होता है, काय से, लिंग से, वचन से, कारक से, काल से, अगर इनसे किसी में भी पुरुष से अगर क्या होता है, विकार पैदा होता है तो उन्हें कहा जाता है विकारी। ठीक है, तो अब संज्ञा में उन विकारी शब्दों में से ये 3 विकारी शब्द ऐसे हैं जिनसे क्या होता है, विकार होता है, या फिर इन 3 को संज्ञा के क्या कहा जाता है, विकारी शब्द कहा जाता है। तो ये क्या है? ये है संज्ञा के विकारी शब्द। ठीक, संज्ञा के विकारी शब्द हैं ये। ठीक है, तो देखो जरा, आज इन तीनों पर हमें क्या करना है, चर्चा करना है। ठीक है, तो लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है। ठीक है, और ये पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, जब तक हम नहीं पढ़ते तब तक तो हमें लगता है कि हर चीज आसान है, लेकिन हम जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं तब हमें सच्चाई का पता चलता है। ठीक है, क्योंकि कहीं पे मैंने पढ़ा था कि अगर ज्ञान के हम जितने करीब जाते हैं तब हमें अपनी अज्ञानता का पता चलता है। तो ये दिखने में बिल्कुल आसान है कि आपको लिंग, आप कहोगे भाई 2 प्रकार के होते हैं हिंदी में, तो ठीक है, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग आप बोल दोगे, लेकिन इसको ठीक से समझने के लिए, वैसे ये बिल्कुल आसान है, लेकिन इसको समझने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि गड़बड़ हो जाती है हमसे, और हमें लगता है कि ये बिल्कुल आसान है, इसको आसानी से किया जा सकता है, तो हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसको स्किप नहीं करना है। हो सकता है आपको आता हो, लेकिन कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जिनसे कभी कभी इनमें गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्या, संज्ञा के विकारी शब्द। तो पहली बात तो यही आ जाती है कि संज्ञा जो है, उस संज्ञा के विकारी शब्द कितने हैं? 3। ठीक है, तो संज्ञा के विकारी शब्द हो गए 3। तो 3 कौन कौन से हो गए? एक लिंग हो गया, एक वचन हो गया, और एक क्या हो गया, कारक हो गया। ठीक है, दूसरी बात देखो, अब अगर ये पूछा जाए कि ये संज्ञा में विकार कैसे पैदा करते हैं, तो देखो जरा, जैसे अगर हम यहाँ पर एक जातिवाचक संज्ञा लेते हैं और उसका नाम वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा लड़का। एक हम व्यक्तिवाचक संज्ञा लेते हैं और वो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, मोहन। ठीक है, एक हमने जातिवाचक संज्ञा ले ली और एक क्या ले ली, व्यक्तिवाचक संज्ञा ले ली। ठीक है, वैसे ही अगर हम एक शब्द ले लें क्या, बुरा, ये हमने भाववाचक संज्ञा ले ली। ठीक है, और अगर हम ले लें क्या, एक शब्द ले लें क्या, सेना। ठीक है, तो ये भी हमने क्या ले ली, एक समूहवाचक संज्ञा ले ली। अब हम ये देखते हैं कि इनमें विकार कैसे आता है। ठीक है, क्यों इनको संज्ञा के विकारी शब्द कहा जाता है। तो देखो जरा, ये लड़का है, अब अगर इस लड़का में, इस लड़के में, क्योंकि संज्ञा में ये 3 चीजें होंगी, अब इसमें अगर देखें कि संज्ञा में क्या है, कौन सी में, लड़का में, तो लड़का का जो लिंग है वो क्या है, इस समय पुल्लिंग है, वो इस समय क्या है, पुल्लिंग। ठीक, और अगर वचन देखें तो वचन क्या है, एक वचन है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर देखें तो फिर से हमें क्या मिलेगा, पुल्लिंग, फिर से हमें क्या मिलेगा, एक वचन। वैसे यहाँ पर देखें तो हमें मिलेगा क्या, पुल्लिंग, वचन मिलेगा क्या, एक। वैसे यहाँ पर देखें तो हमें क्या मिलेगा, स्त्रीलिंग, और ठीक है, और हमें वचन क्या मिलेगा, एक। ठीक है, तो देखो जरा, यहाँ पर लड़का हो गया, मोहन हो गया, बुरा हो गया, सेना हो गया, और भी हो सकते हैं। अब अगर हम इसका लिंग परिवर्तन करना चाहें, लिंग परिवर्तन करना चाहें तो देखो जरा, इसमें अगर हम प्लस कर दें क्या, बड़ी ई, यानी ई प्रत्यय लगा देंगे तो ये शब्द हमें मिल जाएगा क्या, लड़की। ठीक है, क्या मिल जाएगा, लड़की। और अगर हमने इसमें अगर को प्रत्यय लगा दिया, को प्रत्यय लगा दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा क्या, लड़कों। ठीक है, अब देखना जरा, इसमें 2 बातें आ गई हैं। एक तो ये विभक्ति सहित हो गया है और ये विभक्ति रहित था। इसमें विभक्ति और विभक्ति क्या है, इसकी चर्चा पर इसके अंदर करेंगे। तो लड़के का लड़कों कर दिया, ठीक है, लड़कों भी कर सकते हैं, लड़कों, ये विभक्ति रहित हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जरा, अब ये जो पुल्लिंग था ये बन गया स्त्रीलिंग, और ये जो एक वचन था ये बन गया क्या, बहुवचन।
जो विभक्ति रहित था वो बन गया विभक्ति सहित, इसका मतलब विकार हो गया। ठीक वैसे यहाँ पर भी अगर अपन बड़ी ई लगाएंगे तो ये मोहन का हो जाएगा मोहनी, मोहन का क्या हो जाएगा मोहनी। और अगर हम मोह नो कर देंगे या मोह नो कर देंगे, अगर मोह नो कर देंगे तो क्या हो जाएगा बहुवचन विभक्ति रहित, और अगर मोह नो कर देंगे तो क्या हो जाएगा विभक्ति सहित हो जाएगा। वैसे ही बुरा का क्या कर देंगे, अभी पुल्लिंग में है बुराई कर देंगे, ऐसे ही हम यहाँ पर नीचे भी सेनाओं कर देंगे। ठीक है, और इसको ये बोल देंगे क्या, एक प्रत्यय लगा देंगे सैनिक। ठीक है, तो सैनिक देखो सैनिक यहाँ पर हम बोल देंगे क्या, एक प्रत्यय लगा देंगे इसमें, अगर हम क्या एक, तो देखो जरा एक प्रत्यय लगाया तो शब्द बन गया क्या सैनिक, शब्द क्या बन गया सैनिक, और सैनिक क्या हो गई एक जातिवाचक संज्ञा हो गई, और सैनिक क्या हो जाएगा यहाँ पर पुल्लिंग शब्द में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही हम सेनाओं बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका वचन भी बदल जाएगा। तो इसे कहा जाता है क्या विकार, इसे क्या कहा जाता है विकार। इसी वजह से लिंग को, वचन को, कारक को क्या कहा जाता है, संज्ञा के विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हमने विभक्ति सहित है ये, और ये क्या है विभक्ति रहित है। ठीक है, वैसे ही इसको डिटेल में चर्चा हम आगे करेंगे। तो इन तीन कारणों से संज्ञा में क्या होता है विकार पैदा होता है। इस वजह से संज्ञा के विकारी शब्द कहे जाते हैं लिंग, संज्ञा के विकारी शब्द कहे जाते हैं वचन, और संज्ञा के विकारी शब्द कहे जाते हैं क्या कारक। ठीक है, तो तीनों ये संज्ञा के क्या है विकारी शब्द है। अब हम इनका अर्थ देखते हैं कि लिंग का क्या मतलब है। तो देखो जरा, लिंग जो है, इस लिंग का मतलब है क्या चिन्ह। लिंग को आप, लिंग का यहाँ पर मतलब है चिन्ह। ठीक है, और वैसे तो वचन का मतलब कहना होता है, लेकिन व्याकरण में वचन का मतलब होता है क्या संख्या। वचन का मतलब क्या होता है संख्या। और कारक जो होते हैं, इन कारक की डिटेल में चर्चा आगे करेंगे। बस केवल मैं आपको इतना बता रहा हूं कि कारकों को कहा जाता है चरम प्रत्यय। कारकों को क्या कहा जाता है चरम प्रत्यय। चरम प्रत्यय का मतलब ये कि अब इनके बाद कोई भी प्रत्यय नहीं लगेगा। ये जो विकार पैदा कर देंगे इसके बाद कोई भी आप क्या नहीं लगा सकते, प्रत्यय नहीं लगा सकते। तो बाकी चर्चा अपन आगे करेंगे कारक क्या है डिटेल में आगे, लेकिन यहाँ पर हमने शब्द रखा है चरम प्रत्यय। तो एक लिंग को कहा जाता है क्या चिन्ह। अब चिन्ह दो प्रकार के होते हैं हिंदी में। एक तो होता है वो चिन्ह जो पुरुषत्व का बोध कराए, जो क्या कराए पुरुषत्व का बोध कराए, और एक होता है चिन्ह जो काय का बोध कराए, स्त्रीत्व का बोध कराए। ठीक वैसे ही संख्याओं के अंदर जाएंगे, वचन के अंदर जाएंगे, तो वचन में एक तो वो होगा जो किसी वस्तु की संख्या बताएगा, या तो एक या क्या बताएगा अनेक, या तो एक या क्या बताएगा अनेक। इस तरीके से यहाँ पर संख्या का पता चलता है, और ये कारक है। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है वो हम इन दो को कवर करेंगे। ठीक है, लिंग को और वचन को। कारक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो हो सकता है ये 2 लेक्चर में खत्म हो, तो इसकी चर्चा अपन अलग से करेंगे। अभी बस आज केवल इन दो को खत्म करना है। ठीक है, तो देखो जरा, लिंग का मतलब समझ आ गया, चिन्ह है जिससे पुरुषत्व का बोध हो, स्त्रीत्व का बोध हो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पुरुषत्व का और स्त्रीत्व का क्या होगा, हम कहेंगे कि ऐसे, या फिर हम कहें कि ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी भी संज्ञा शब्द के स्त्री होने का, किसी भी संज्ञा के क्या पुल्लिंग होने का पता चलता है, बोध होता है, उन्हें कहा जाता है क्या लिंग। उन्हें क्या कहा जाता है लिंग। ठीक है, तो आप देखो संज्ञा का ही क्या है कि संज्ञा का एक विकृत रूप है। ये भी संज्ञा का विकृत है, और ये भी संज्ञा का क्या होंगे विकृत रूप होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें क्या कर दिया गया है, रूपांतरण कर दिया गया है लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर। अब देखते हैं हम यहाँ पर कि किसको कहेंगे पुल्लिंग और किसको कहेंगे स्त्रीलिंग। सामान्यतः हम ये देखते हैं कि हमारे सामने 2 प्रकार की चीजें होती हैं। एक तो होती है सजीव, और एक होती है हमारे पास क्या निर्जीव। एक तो होती है हमारे पास क्या सजीव, और एक होती है हमारे पास क्या निर्जीव। ठीक, तो जो सजीव और निर्जीव होती है, इनकी क्या होती है भौतिक बनावट होती है। इनकी क्या होती है भौतिक बनावट होती है। ठीक है, तो देखो इनकी क्या होगी, एक भौतिक बनावट होगी जो हमें क्या हो रही होगी, दिख रही होगी।
ठीक है। लेकिन अब जो भौतिक बनावट है, ये भौतिक बनावट है, तो ये भौतिक बनावट तो दोनों में है, निर्जीव की भी है और सजीव की है। जैसे निर्जीवों में अगर हम बात करें किनकी, देश की, निर्जीवों में अगर हम बात करें किनकी, पर्वतों की, ठीक है। अगर हम निर्जीवों में बात करें किसकी, जल की। अगर हम निर्जीवों में जलाशय की, लिख देता हूं मैं यहाँ, जलाशय की बात करें, ठीक है, निर्जीवों में। अगर हम निर्जीवों में बात करें किसकी, देखो, तो देश हो सकता है, पर्वत हो सकता है, जलाशय कोई हो सकता है जो निर्जीव है, ठीक है। कोई भौतिक वस्तु हो सकती है, कोई भौतिक क्या हो सकती है, वस्तु हो सकती है, ठीक, जो क्या होगी, निर्जीव होगी। सजीव में जाएंगे तो इसमें क्या होंगे, प्राणी होंगे, ठीक। अब यहाँ पर समस्या ये है कि जो भौतिक बनावट है, ये भौतिक बनावट हमें सजीवों में तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जैसे ये मोहन था, इसको हम अगर मोहिनी कर देते तो हमें मोहिनी की जो भौतिक बनावट है वो अलग है और मोहन की जो भौतिक बनावट है वो क्या है, अलग है। तो इनकी तो भौतिक बनावट हमें दिखती है, लेकिन जो निर्जीव होते हैं इनको परंपरा के आधार पर, इनको काय के आधार पर, परंपरा के आधार पर क्या किया जाता है, परंपरा के आधार पर ये निर्धारित किया जाता है कि कौन स्त्रीलिंग है और कौन क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल आसान हो जाता है, किसमें, हम कहेंगे सजीवों में। सजीवों की भौतिक संरचना, सजीवों की तो भौतिक संरचना को देख पाना आसान है, लेकिन इनकी जो भौतिक संरचना है वो परंपरा के आधार पर ये तय करते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। जैसे परंपरा के मतलब ये कि अगर यहाँ पर हम दोनों लिंगों को ले लें, एक अगर हम ये देखें कि परंपरा के आधार पर किसको कहेंगे पुल्लिंग और परंपरा के आधार पर किसको कहेंगे क्या, स्त्रीलिंग, ठीक है। तो देखो जरा, परंपरा के आधार पर जो बड़ा हो, परंपरा के आधार पर जो बेडोल हो, परंपरा के आधार पर कैसा हो, बड़ा हो, परंपरा के आधार पर कैसा हो, बेडोल हो, ठीक है। परंपरा के आधार पर जो बड़ा होता है, बेडोल होता है, कुरूप होता है, उसको रखा जाता है पुल्लिंग में, ठीक है। और जो कैसा होता है, छोटा होता है, और जो कैसा होता है, छोटा होता है, जो कैसा होता है, सुडोल होता है, जो कैसा होता है, खूबसूरत होता है, देखने में अच्छा लगता है, उसे रखा जाता है स्त्रीलिंग में। जैसे देखो जरा, जैसे तालाब बड़ा है, तलैया छोटी हो गई, तो जो छोटी है वो स्त्रीलिंग में आ जाएगी, ये बड़ा है तो पुल्लिंग में चला जाएगा। रस्सा बड़ा है, बोलने में बड़ा लग रहा है, इसीलिए पुल्लिंग। और रस्सी तो छोटी है, ठीक है, और बोलने में भी ठीक लग रहा है, तो काय में आ जाएगा, स्त्रीलिंग में। जैसे ही हम बोलेंगे पहाड़, आ जाएगा पुल्लिंग में। वैसे बोलेंगे अगर हम क्या नाम से, पहाड़ी, तो किस में आ जाएगा, स्त्रीलिंग में। अगर हम बोलेंगे क्या, नाला, तो आ जाएगा काय में, पुल्लिंग में। अगर हम बोलेंगे नाली, तो काय में आ जाएगी, स्त्रीलिंग में। तो ये तो बात हो गई छोटे और बड़े की, ये तो बात क्या हो गई, छोटे और बड़े की। अब सुडोल बेडोल, अगर हम जब भी भद्दा बोलेंगे, भद्दा, तो भद्दा और भद्दी, भद्दी बोलोगे तो वो हो जाएगी क्या, स्त्रीलिंग। भद्दा बोलोगे तो क्या हो जाएगी, पुल्लिंग, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि इस आधार पर, परंपरा के आधार पर ये इनकी क्या है, पहचान है। परंपरा के आधार पर इनकी पहचान है ये कि अगर हमें वो शब्द बोलने में बड़ा बेडोल लग रहा है, जैसे झोपड़ा बन गया क्या, झोपड़ी है ना, कोठा क्या बन गया, कुठिया। तो कहने का मतलब ये कि ऐसे शब्द जो बोलने में थोड़े अच्छे लगते हो, ठीक है, बोलने में थोड़ा अच्छा लगे, और ऐसे शब्द जो बोलने के बाद लगे हमें पारंपरिक दृष्टि से कि आकार इनका छोटा हो सकता है, उसे कहा जाता है क्या, स्त्रीलिंग, ठीक है। तो ये तो परंपरा के आधार पर पहचान हो गई। इधर अगर हम भौतिक संरचना के आधार पर जाएं तो जो चीजें हमें दिखती हैं उनका हम आसानी से उनका लिंग निर्धारण कर सकते हैं, क्योंकि उनकी भौतिक बनावट क्या होती है, अलग होती है। तो एक तो बात हो गई ये। दूसरी बात देखो, दूसरी इनकी पहचान क्या है, दूसरी इनकी पहचान है कि आप अगर किसी वाक्य में दिया है, किसी वाक्य में दिया प्रयोग किया गया है स्त्रीलिंग पुल्लिंग और एकवचन बहुवचन का, तो वहां पर हम अगर स्त्रीलिंग पुल्लिंग अगर पहचानना चाह रहे हैं तो हम पहचान कर सकते हैं काय से, क्रिया से, ठीक है। हम पहचान कर सकते हैं किससे, विशेषण से।
हम क्रिया से पहचान कर सकते हैं और हम विशेषण से पहचान कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि क्रिया से कैसे और विशेषण से कैसे। पहली बात तो ये दोनों ही विकारी हैं, आगे चर्चा करेंगे हम, लेकिन यहाँ पर क्रिया से और विशेषण से क्या हो सकता है, हम लिंग का पता लगा सकते हैं। जैसे देखो क्यों, क्योंकि जो क्रिया है और जो विशेषण है ये दोनों कर्ता के अनुरूप आते हैं, यानी कर्ता का अनुसरण करते हैं। या अगर हम यूं कहें कि कर्ता के लिंग का और कर्ता के वचन का क्या करते हैं, ये दोनों अनुसरण करते हैं। मतलब ये कि अगर कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी क्या होगी, एक वचन में होगी, और अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो विशेषण भी क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। जैसे यहाँ पर मैं एक वाक्य लिखूं, काला काला गाय, तो आप मुझसे तत्काल कहोगे कि काला क्यों लिखा है, इसको काली क्यों नहीं लिखा। और ये क्यों कह रहे हो आप, क्योंकि आपको ये क्या है, सजीव है और इसकी आपको क्या भौतिक बनावट पता है, इसलिए आपने कहा कि ये जो है ये स्त्रीलिंग है। आपने कहा कि ये क्या है, स्त्रीलिंग है, और अगर ये स्त्रीलिंग है तो ये काला यहाँ पर क्या है, एक विशेषण है। और मैंने कहा कि ये कर्ता का क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, दोनों क्रिया और विशेषण। तो कर्ता का अनुसरण करने के कारण कर्ता यहाँ पर कौन है, गाय है। तो गाय की विशेषता है कि वो कैसी है, काले रंग की है, इसीलिए विशेषण के रूप में हमने इसको काला की जगह काली कर दिया। अगर हम यहाँ पर ये लिख देते, अगर हम यहाँ पर ये लिख देते कि काली लड़का, तो आप ये कहते कि काली लड़का क्यों लिखा है, इसको काला क्यों नहीं किया, तो वो भी आप इसी आधार पर कह रहे हो। तो आप एक तो क्रिया को देखकर और दूसरा विशेषण को देखकर भी ये पता लगा सकते हैं कि जो प्रयोग हुआ है वाक्य में वो स्त्रीलिंग है या क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात, यहाँ पर एक बात और, क्रिया से सर्वनाम के लिंग का भी क्या चल जाता है, पता चल जाता है, जो हम सर्वनाम में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी अपन देखेंगे कैसे। एक बात ये आप दो तरीके से ऐसे पहचान सकते हैं। इसके अलावा अगर हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान करें तो ज्यादातर नियम इनके बहुत है। आपको आकारांत, ईकारांत, उकारांत कई तरीके के नियम आपके समक्ष आएंगे, उपस्थित होंगे, लेकिन इसका सबसे सरल जो तरीका है वो सरल तरीका है क्या कर लेना, प्रोनाउंसिएशन करना, उच्चारण करना। मतलब हम जिस तरीके से अपने दैनिक जीवन में शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन शब्दों में हमें ये देखना है कि हम कौन सी क्रिया का प्रयोग वहां पर कर रहे हैं, कौन से विशेषण का प्रयोग वहां पर कर रहे हैं। अगर आपको बोलने में ऐसा लगता है कि इसमें विशेषण और क्रिया अलग अलग आ रहे हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से आ रहे हैं, तो उच्चारण से अच्छा विकल्प कुछ नहीं है। ठीक है, उच्चारण से अच्छा विकल्प कुछ नहीं है। मतलब ये कि नियम बहुत हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग के, आपको कई शब्द याद करना पड़ सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको बोलकर देखो। ठीक है, जैसे देखो जरा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा क्या, वर्षा। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा क्या, प्राण। मैंने यहाँ पर लिखा जल। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा क्या, आंख। मैंने यहाँ पर लिखा दही। मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, आत्मा। ठीक है, तो आप देखो और भी शब्द हो सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो जरा, आप अगर प्राण शब्द को, जैसे आप यहाँ पर लिख दोगे बाल। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर लिख दोगे क्या, पैर। अब आपको क्या करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल इसका प्रयोग करके देखना है। अगर मैं ये बोलूं कि वर्षा होता है तो अशुद्ध लगेगा बोलने में, क्रिया मैंने पुल्लिंग में रख दी है, लेकिन अब हमें ये सिखाया नहीं गया, लेकिन परंपरा के आधार पर हम ये कहते हैं कि वर्षा होती है। तो यहाँ पर जब हम कह रहे हैं कि वर्षा होती है, तो जब वर्षा होती है तो होती है का मतलब क्या हुआ, क्रिया से पहचानेंगे कि होती है कह रहे हैं तो क्रिया पुल्लिंग में है, और क्रिया कर्ता का क्या करती है, अनुसरण करती है, तो क्या कहेंगे कि यहाँ पर ये क्या है, आपका स्त्रीलिंग है। प्राण अगर कहें तो अगर मैं ये कहूं कि मेरे प्राण निकल गई, ठीक है, तो मेरे प्राण निकल गई कहेंगे तो आप कहोगे अशुद्ध प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरे प्राण निकल गए होंगे, निकल गए होंगे, निकल
गई नहीं होगी, इसीलिए ये क्या होगा, पुल्लिंग होगा। वैसे ही जल, वैसे ही बाल, वैसे ही पैर, वैसे ही आंख, ठीक है। लेकिन अगर त्र आ रहा है बाद में, त्र वाले शब्द भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। ऐसे मैं कहूंगा आपा है, आप है, आवा है, ठीक है। जैसे चढ़ावा है, पुजापा है ना, दिखावा है। तो कहने का मतलब ऐसे कई नियम हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा कि भाई भाववाचक संज्ञा में जाओगे तो कुछ भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं, एक वचन के नाम से पुल्लिंग में प्रयोग होती हैं। लेकिन आप इतना क्यों रटोगे, और रटने का कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि चीजें रटोगे तो भूलोगे। समझना है बस, मेन चीज है क्या, समझना, मुख्यता है क्या आपको समझना। तो यहाँ पर आंख भले ही क्या नाम से स्त्रीलिंग है, लेकिन आंख को अगर मैं नेत्र लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। दही पुल्लिंग, आत्मा क्या है, स्त्रीलिंग, पैर, पैर क्या है, पुल्लिंग। तो कहने का मतलब ये कि इनका आप प्रोनाउंसिएशन करोगे, उच्चारण करोगे, उच्चारण करके ये देखोगे कि हम अपने दैनिक जीवन में कैसे इस शब्द का प्रयोग करते हैं, जो पेपर में आया है या जो किसी पुस्तक में दिया है, तो बिल्कुल आसानी होती है। आप केवल बोलकर देखो, बोलकर देखोगे तो बड़े आसान तरीके से आप लिंगों का निर्धारण कर सकते हैं। बाकी नियम बहुत है, ठीक है। प्रत्यय लगा के बना देते हैं, जैसे मैंने बताया कि भाववाचक संज्ञा में आप क्या नाम से लगा दोगे, आप लगा दोगे, आ लगा दोगे, ठीक है। अगर आप लेकिन अगर आकारांत शब्द की बात करेंगे तो आकारांत में कई शब्द ऐसे भी होते हैं जो स्त्रीलिंग में चले जाते हैं, जैसे, ठीक है, इका प्रत्यय लगा दोगे तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि बालक का बालिका कर दोगे, प्रत्यय लगा दिया तो बालक तो आकारांत नहीं हुआ, वो तो अकारांत है। तो ये नियम बहुत है, ठीक है। तो नियम के चक्कर में ना पड़े आप, जहां नियम की जरूरत होती है वहां मैं खुद कहता हूं कि आपको नियम याद करना है। जहां नियम की जरूरत नहीं है और अगर काम चल रहा है तो बिल्कुल काम नहीं चल रहा, दौड़ेगा, ठीक है। आपको केवल क्या करना है, उच्चारण करना है, और उच्चारण के आधार पर आप ये तय कर लोगे कि क्या स्त्रीलिंग है और क्या पुल्लिंग है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखो जरा, एक होते हैं शब्द क्या, उभयलिंगी, ठीक है। ये बोलते हैं क्या, हाँ पहले तो देखो, ये देखो, इसके बाद तो ये तो हमने ये देख लिया क्या स्त्रीलिंग है और क्या क्या है, पुल्लिंग है। अब हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो या तो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होंगे या फिर हमेशा क्या होंगे, पुल्लिंग में प्रयोग होंगे, ठीक है। जैसे देखो, जैसे अगर हम यहाँ पर भाषाएं लिखें, भाषा, ठीक है, तो भाषा जो है, भाषाएं मुख्यतः क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती है। भाषाएं क्या होती हैं, मुख्यतः स्त्रीलिंग होती है। मतलब भाषाओं के नाम, भाषाओं के जो नाम है, भाषाओं के नाम क्या होते हैं, मुख्यतः क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। जैसे आप बोलोगे फारसी, जैसे आप बोलोगे अंग्रेजी, जैसे आप बोलोगे मंदारिन, जैसे आप बोलोगे हिंदी, जैसे आप बोलोगे क्या, संस्कृत। तो कहने का मतलब ये जो है भाषाओं के नाम वो मुख्यतः क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। जैसे आप बोलोगे क्या, देश के नाम, तो ये मुख्यतः क्या होते हैं, पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। देशों के नाम मुख्यतः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, नदियों के नाम, नदियों के नाम, लेकिन हाँ, नदियों में आपको एक नदी याद रखना है क्या, ब्रह्मपुत्र, और एक नदी याद रखना है क्या, सोन। अब देखो, ब्रह्मपुत्र और क्या, ये नदियों के नाम है, लेकिन ये पुल्लिंग में क्या होते हैं, प्रयोग होते हैं। क्यों, क्योंकि सोन जो नदी है, ये सोन क्या है, सोनभद्र राजा की वजह से इसका नाम पड़ा है क्या, सोन। तो सोनभद्र राजा हम चर्चा करेंगे, मध्य प्रदेश की नदी है, तो इसको क्या बोला जाता है, पुल्लिंग बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र को क्या बोला जाता है, पुल्लिंग बोला जाता है, ठीक है। वैसे सिंधु को क्या बोला जाता है, पुल्लिंग में लिखा जाता है। बाकी ज्यादातर नदियों के नाम काय में आते हैं, क्या में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं, मुख्यतः काय में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। वैसे ही अगर हम देखें नदियों के अलावा, नदियों के अलावा अगर हम देखें तो देखो जरा, जो ग्रंथ शब्द, जैसे पुस्तक आप लिख रहे हो, पुस्तक, तो पुस्तक तो रहेगी स्त्रीलिंग, लेकिन पुस्तक का अगर आप ग्रंथ लिख दोगे पुस्तक की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। पर्वतों के जो नाम हैं, पर्वत,
तो पर्वतों के जो नाम है वो पर्वतों के नाम भी मुख्यतः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय है, एटलस है, आल्पस है, यूराल पर्वत है, काकेशियन पर्वत है। तो ये कहने का मतलब ये क्या है कि पर्वतों के नाम भी मुख्यतः क्या होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। ठीक, तो कुछ इस तरीके से कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको जो मुख्यतः क्या होते हैं, पुल्लिंग ही होते हैं। ठीक है, कुछ परिवर्तन प्रत्यय लगाकर इनको बनाया जा सकता है क्या, स्त्रीलिंग। ठीक, एक बात तो ये। अब आप आगे देखो, अगली बात है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा, जो क्या होते हैं, हमेशा, ठीक है, जो कैसे, हमेशा, हमेशा क्या होते हैं, या तो स्त्रीलिंग होंगे या हमेशा क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। ठीक है, या तो हमेशा स्त्रीलिंग होंगे या हमेशा क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। और जो हमेशा होते हैं उनको कहा जाता है नित्य। जो हमेशा होते हैं उनको कहा जाता है नित्य। अब हमेशा तो क्या हो गया, नित्य स्त्रीलिंग, और हमेशा तो क्या हो गया, नित्य पुल्लिंग। तो ये भी शब्द हैं जिनको नित्य स्त्रीलिंग और नित्य क्या कहा जाता है, पुल्लिंग कहा जाता है। अगर दिमाग में ये बात आए कि अगर ये हमेशा स्त्रीलिंग होंगे तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ स्त्री ही होंगे, मतलब ये क्या इसमें कोई नर नहीं होता, कोई मादा नहीं होता, होता है। लेकिन अगर हम किसी स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में कन्वर्ट करना चाहें तो वहां पर हमें लगाना पड़ेगा क्या, नर। और अगर हम नित्य पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना चाहें तो हमें लगाना पड़ेगा क्या, मादा। जैसे देखो, जैसे अगर मैंने लिखा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बाज, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, बाज। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, उल्लू। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, तोता। ठीक है, तो देखो जरा, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, ज़ेब्रा। ठीक है, तो अगर 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 यहाँ पर अगर देखो ये क्या है, ये नित्य क्या है, ये नित्य पुल्लिंग है, ये क्या है, नित्य पुल्लिंग है। अब अगर मुझे इसका, अब अगर मुझे इनका बनाना है क्या, क्या नाम से, स्त्रीलिंग, तो इनके आगे नर नहीं लगाना। अगर इनके आगे नर लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पहले से ही क्या है, नित्य पुल्लिंग है। अब अगर इसका हमें बनाना है क्या, स्त्रीलिंग, तो लगा देंगे मादा, मादा बाज लिख देंगे, मादा उल्लू लिख देंगे, मादा तोता लिख देंगे, मादा क्या लिख देंगे, ज़ेब्रा लिख देंगे। और इसी तरीके से मादा जैसे कौवा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको नित्य जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं उनमें नर और उनमें मादा लगाकर उनका परिवर्तन किया करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ क्या, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाली बात। जो नित्य स्त्रीलिंग होते हैं और क्या होते हैं, नित्य पुल्लिंग होते हैं। तो ठीक है, अब अगली बात देखो, अगला ये है, एक शब्द, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पद की सूचना देते हैं, जो उनके पद की क्या देते हैं, सूचना देते हैं। या हम ये कहें कि पद का क्या कराते हैं, पद का बोध कराते हैं। तो देखो जरा, कुछ ऐसे होते हैं जो पद का बोध कराते हैं या पद की सूचना देते हैं। अब पद का मतलब, तो देखो जरा, पद का मतलब क्या है, तो देखो जैसे यहाँ पर पद है क्या, सरपंच। ठीक है, यहाँ पर पद है क्या, पद है क्या, टीचर। हिंदी में हो जाएगा शिक्षक का शिक्षिका, लेकिन यहाँ पर टीचर का टीचर ही रहेगा। ठीक है, सरपंच हो सकता है, जैसे प्रधानमंत्री हो सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री। ठीक है, वैसे ही आपका क्या हो सकता है, दरोगा। वैसे ही आपका क्या हो सकता है, दरोगा। ठीक है, वैसे ही आपका क्या हो सकता है, दरोगा हो गया। ठीक है, टीचर हो गया, सरपंच हो गया। ऐसे क्या हो सकते हैं, मुख्यमंत्री। ऐसे क्या होगा, मंत्री। ठीक है, लेकिन यहां पर याद रखना है, नेता पद नहीं है। नेता क्या है, एक नेता के रूप में ये एक नेतृत्व करने वाले का है, इसीलिए इसका जरूर बन जाता है क्या, नेत्री। लेकिन इसका नेता का नेता नहीं रहेगा। तो ऐसे जो पद सूचक शब्द होते हैं उनको कहा जाता है क्या, उभयलिंगी।
उनको क्या कहा जाता है, उभयलिंगी। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम ये कहें कि कौन से ऐसे शब्द हैं जिन पर लिंगीय रूपांतरण नहीं लागू होता या उनमें लिंगीय परिवर्तन नहीं होता और वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग किसी के लिए भी क्या होते हैं, प्रयोग होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, पदसूचक शब्द कहा जाता है या उभयलिंगी शब्द कहा जाता है। अगर सरपंच है, हमारे गांव में ये जरूर होता है कि सरपंच, अगर उनका नाम से मिस्टर सरपंच है तो उसको सरपंच नहीं बोलने लगेंगे, डॉक्टर को डॉक्टर नहीं बोलने लगेंगे, फिर डांट आप उसकी घरवाली को क्या बोलोगे, डांटे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि ऐसा नहीं होता। जैसे एक होता है क्या, बनिया, तो बनियान को बनता है बनियान, एक होता है वेस्ट, एक होता है वेस्ट। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है, वहां पर बनेंगे क्योंकि वो पद नहीं है। यहाँ पर जो पद सूचक शब्द है, अगर सरपंच कोई स्त्री है तो हम उसको सरपंचनी नहीं कहेंगे, सरपंच ही कहेंगे, टीचर को टीचर ही कहेंगे, अगर ये शिक्षक है तो शिक्षक का शिक्षिका हो जाएगा। ठीक है, राइटर अगर शब्द है तो राइटर का, वैसे देखो राइटर को छोड़ रहे हैं अभी देखो प्रधानमंत्री लिखा है तो प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री नहीं होगा, प्रधानमंत्री होगा। दरोगा का दरोगनी नहीं होगा, क्या होगा, हम ये बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन बोल देने का मतलब ये नहीं है कि वो क्या नाम से एक शुद्ध शब्द है, या हम कहें कि मानक हिंदी में उसका प्रयोग होता है, नहीं होता। मानक हिंदी में इनका प्रयोग, मानक हिंदी में इन शब्दों का प्रयोग होता है और इन्हें कहा जाता है क्या, उभयलिंगी। इन्हें क्या कहा जाता है, उभयलिंगी। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में हमने पहले ये देखा कि किस तरीके से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को जाना जा सकता है। शब्द जो क्या नाम से उभयलिंगी भी होते हैं, जो उभयलिंगी शब्द होते हैं वो पदसूचक शब्द होते हैं। ठीक है, तो आपको ये उभयलिंगी याद रखना है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि सजीव निर्जीव की पहचान कैसे होती है, और सबसे बेस्ट जो तरीका है, बेस्ट तरीका है, वो तरीका क्या है, केवल और केवल आपका उच्चारण करोगे, आप उनमें क्रियाओं का जो प्रयोग करोगे, जो उनके लिए विशेषण का प्रयोग करोगे, वो कर्ता के हिसाब से आएंगे। तो कर्ता जो होगा वो क्या होगा, उसी के हिसाब से कहेंगे कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अगर क्रिया का भी लिंग पूछेंगे तो वो ही कह देंगे स्त्रीलिंग पुल्लिंग, और विशेषण पूछेंगे तो वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग बोल देंगे। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखो जरा, ये अपने क्या हो गए, लिंग हो गए। ठीक है, तो हमने इसमें देख लिया कि लिंग का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है और लिंग किस तरीके से संज्ञा में क्या करते हैं, विकार पैदा करते हैं, ये बात। अब कुछ शब्द मैंने कहा, प्रोनाउंसिएशन से बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगर मैं कहता हूं, जैसे मैंने कहा पुलिस, जैसे मैंने कहा सवारी, ठीक है, जैसे मैंने कहा संतान, तो इनको आप प्रयोग करके इनको प्रयोग करोगे ना तो क्लियर होगा। अगर आप पुलिस को सोचोगे तो किसी ने केवल पुलिस में आदमी देखे हो तो वो कह देगा पुल्लिंग, किसी ने स्त्री देखी हो तो वो कह देगा स्त्रीलिंग। ठीक, जैसे कि सवारी कोई भी हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, सवारी चाहे स्त्री आ रही हो चाहे कोई पुरुष आ रहा हो, सवारी ही कहा जाता है और वो क्या होता है, आपकी स्त्रीलिंग होती है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोनाउंसिएशन करने से बेहतर तरीका कुछ भी नहीं है, ये सबसे अच्छा तरीका है कि लिंग के निर्धारण करने का। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्या, लिंग। अब हम बात करते हैं वचन की। तो वचन में क्या चलता है, वचन में क्या होता है, संख्या होती है। किसी एक का अगर पता चल रहा है तो वो एक वचन हो जाएगा, और अगर अनेक का पता चल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। अब इसके भी नियम हैं, इसके भी कई नियम हैं, लेकिन मैं फिर से यहाँ पे आपको बता दूं, इस लिंग को मैंने इतना ज्यादा इस वजह से समझाया है कि ये नियम आप वचन के साथ प्रयोग कर सकते हैं। क्या करना है आपको, उच्चारण करना है आपको, क्या करना है आपको, उच्चारण करना है आपको। तो उच्चारण से आप लिंग का भी, वचन का भी क्या कर सकते हैं, ये स्पष्ट कर सकते हैं कि ये एक वचन है या ये बहुवचन है। कहने का मतलब ये कि ये क्रिया और विशेषण से हम न केवल लिंग का पता लगा सकते हैं बल्कि हम वचन का भी पता लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वचन का भी क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। अगर मैं यहाँ पर काली गाय, ठीक है, तो अब गाय, या फिर मैं ये कहता है कि गाय काली है, गाय काली है, ठीक है, तो इससे आपको पता चल रहा है कि एक गाय है। अगर मैं ये कह देता गाय काली है, ठीक है, तो आप समझ जाते हैं कि ये किसके लिए हुआ है, वचन के लिए हुआ है। तो
ये आप यहाँ पर याद रखना है, प्रोनाउंसिएशन से आप इसको कर लोगे, कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना है, जब हम किसी को सम्मान देने की बात करते हैं या फिर जब सम्मान सूचक जो शब्द होते हैं, या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अभिमान सूचक शब्द होते हैं, ये शब्द कैसे होते हैं, ये शब्द हमेशा क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। ये शब्द हमेशा कैसे होते हैं, बहुवचन होते हैं, चाहे वो अभिमान सूचक शब्द हो, चाहे वो क्या हो, सम्मान सूचक शब्द हो। जैसे अगर हम ये कहें कि हमारा पापा घर पे खाना खा रहा है, तो इसका मतलब तो गलत हो गया। और अगर हम ये कह दें कि हमारे पापा जी घर पर खाना खा रहे हैं, तो इसका मतलब सामने वाला ये नहीं समझेगा कि 10-50 है, मतलब एक ही है। क्यों? क्योंकि वहां पर सम्मान प्रदर्शित किया जा रहा है। तो जब सम्मान प्रदर्शित करते हैं तो वो बहुवचन हो जाता है, और जब सम्मान प्रदर्शित नहीं करते तो वो क्या होता है, एक वचन में होता है। तो और अभिमान की जब बात होती है तब अभिमान सूचक भी क्या होते हैं, एक वचन होते हैं, सॉरी बहुवचन होते हैं। इसके अलावा अगर हमें अपनत्व दिखाना हो, इसके अलावा अगर हमें क्या दिखाना हो, अपनत्व का बोध कराना हो, ठीक है, तो अपनत्व का बोध कराने के लिए हमेशा क्या होता है, एक वचन का प्रयोग होता है। अपनत्व का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं वो एक वचन में होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे कि अगर आप मम्मी से बात कर रहे हैं तो आप उनको तुम करके संबोधित करोगे, आप कह के संबोधित करोगे। लेकिन आप ज्यादा लाड़ बताने की कोशिश करोगे, लाड़ बताने की, तो आप क्या बोलोगे, तय, है ना। ईश्वर के पास जाते हैं, परमात्मा के पास जाते हैं, तो हम मोस्टली वहां उनको मतलब एक सम्मान सूचक शब्द से क्या करते हैं, उनको संबोधित करते हैं। लेकिन कोई आत्मा से ज्यादा टूट जाता है, जब कोई ज्यादा क्या नाम से अंदर से क्या नाम से दुखी होता है, तो वो परमात्मा के ज्यादा करीब जाने की कोशिश करता है, तो वो वहां पर क्या करता है, अपनत्व की बात करता है। तो वहां पर कहता है कि हे ईश्वर बस तू ही जाने। तो तू कहा हमने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने वहां पर अपना दिखाने की क्या की कोशिश की। यहाँ पर मुझे गजल याद आती है कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, आपसे फिर तुम हुए, फिर तुम का उन्मा हो गए। कहने का मतलब कि शुरुआत आपसे होती है, ठीक है, तो आप होगे, आपसे वो तुम में बदल जाएगा और तुमसे फिर वो तय तक आ जाएगा। धीरे धीरे आपका संपर्क बढ़ता जाता है और फिर आपसे शुरू होकर वो शब्द तय तक पहुंच जाता है, और एक समय ये आता है एक दूसरे को गाली गलौज भी देना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, और हमें वही लगता है कि ये अपना है। तो कहने का मतलब ये कि आपसे फिर तुम हुए, फिर तुम का उन्मा हो गए। तो आपकी जब बात होगी तो शुरुआत हमेशा सम्मान सूचक से होगी, जो बहुवचन होगा, तो एक वचन में हमेशा कैसा होगा, अपनत्व बताने वाले जो शब्द होंगे वो क्या होंगे, एक वचन में प्रयोग होंगे, ठीक। और उच्चारण मैंने इसलिए कहा कि उच्चारण करके देखना है कि जैसे मैंने आपसे अभी ऊपर शब्द लिखा था प्राण, तो प्राण एक वचन नहीं है, भले ही मेरे निकलेंगे, आपके एक ही निकले, 50 नहीं निकलेंगे, लेकिन इसको भी काय के आधार पर, परंपरा के आधार पर ये कहा जाता है कि प्राण निकल गए, प्राण निकल नहीं गया, आत्मा निकल गई। तो आत्मा एक वचन हो गया, प्राण बहुवचन हो गया, पानी एक वचन हो गया, सवारी सो भी आ रही हो, सवारी का सवारी यहां कर दिया तो बात अलग है, लेकिन सिर्फ सवारी शब्द क्या होगा, एक वचन होगा। सिर्फ सवारी शब्द क्या होगा, एक वचन होगा। मेरी 4 संतान शब्द अगर ये कहा, मेरी एक संतान, तो ये संतान शब्द है, इसके लिए आप कैसे भी प्रयोग कर सकते हैं, उच्चारण करके आपको ये भी देखना है। तो प्राण है, वर्षा, वर्षा लगता है कि वर्षा बहुवचन है, क्योंकि कई लोगों का ध्यान सीधा काय पे जाता है, बूंदों पे, कि भैया बूंदे हैं और असंख्य बूंदे बरस रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको बहुवचन होना चाहिए, लेकिन वर्षा होती नहीं है, वर्षा होती है, ठीक है। बाल एक गिरे या कई गिरे, ठीक है, अपने तो बड़े बड़े हो गए, लॉकडाउन के चक्कर में कटवा नहीं पा रहे हैं, डर लग रहा है गड़बड़ ना हो जाए। तो कहने का मतलब ये कि बाल अगर गिर रहे हैं आपके, तो चाहे एक गिरे चाहे आपके कई बाल गिरे, आपको ये कहना पड़ेगा कि मेरे बाल झड़ गए। तो बाल क्या हो जाएगा आपका, क्या नाम से, बहुवचन में प्रयोग हो जाएगा। बात आ रही है समझ में। प्रोनाउंसिएशन करना है, उच्चारण करना है। पुलिस, पुलिस, चाहे पुलिस में कुछ भी हो, पुलिस में कई पूरा समूह क्यों ना हो, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, पुलिस को एक वचन में क्या करेंगे, पुलिस को प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो पुलिस एक वचन में प्रयोग होगा। दूसरी बात, संज्ञाओं की तरफ अगर हम जाएं तो हमने देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयोग होती है, तो एक वचन में प्रयोग होगी। और समूहवाचक जो संज्ञा होती है, वो समूहवाचक संज्ञा के समूहवाचक कुछ प्रत्यय होते हैं, जैसे झुंड, जैसे झुंड है, जैसे ढेर है,
जैसे अंबार है, जैसे पुंज है, जैसे पुंज है। तो ये जो समूह सूचक शब्द है या समूहवाचक प्रत्यय है, ये प्रत्यय भी एक वचन में ही क्या होते हैं, प्रयोग होते हैं। तो आपको ये ठीक से समझना है, एक वचन और बहुवचन यहाँ से कुछ बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, अलग होते हैं। जैसे नेता का नेत्री बनाओगे, बाल का बालिका बनाओगे, नायक का नायिका बना दोगे, अभिनेता का अभिनेत्री बना दोगे। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं, बनाना पड़ता है। कवि का कवित्री बना दोगे। तो कहने का मतलब ये कि इस तरीके से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाने वाली बात है, आपको समझने वाली बात है। तो आप प्रोनाउंसिएशन करके देखिएगा, ठीक है, किस तरीके से आप उनका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं और भ्रम भी होता है। उनमें से एक तो ये नेता वाला, तो उसको नेत्री बोलते हैं। एक है सूर्य का क्या होगा, तो कहा जाता है सूर्य होगा। शिव का क्या होगा, शिवा होगा। बाल का क्या होगा, बाला होगा, क्योंकि नई बाला कहा जाता है। जब भी कोई न्यू एक्ट्रेस आती है तो नई बाला कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये कि ये ऐसे शब्द हैं जो बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। तो इनको बोला जाता है क्या, एक वचन और बहुवचन, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। और अगर फारसी जो उपसर्ग लगते हैं, वाला लग जाए, ठीक है, जैसे खाना लग जाए, जैसे दवा खाना, तो खाना, ऐसे शब्द जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। तो ये आज का आपका टॉपिक था, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, एक वचन और क्या, बहुवचन, ठीक है। अब हम अगले बिंदु के साथ, कारक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए